Hello everyone, welcome back to my channel. I am Akanksha, and in this video we are going to study another important chapter of macroeconomics, that is government budget and the economy. आपको बजट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बजट का मतलब क्या होता है, चाहे वो हमारा घर हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो या फिर कंट्री के बारे में हो। बजट क्या होता है, ये एक प्लानिंग होता है कि हमारे पास कितना इनकम आ रहा है, हम उसे किस वे में एक्सपेंड करने वाले हैं, किस वे में उसे खर्च करने वाले हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब देखो, हमारी इंडिया में जो बजट होता है वो कई लेवल पे बनता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो बजट बनता है उसे हम यूनियन बजट कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो बजट है वो हर साल फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी यानी फर्स्ट फेब को आता है। कौन उसको प्रपोज करता है, फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट में। अब ये जो बजट हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस होता है, फाइनेंस मिनिस्टर करती है, फर्स्ट फेब को करती है। अब हमें जानना होगा कि बजट कितने साल का होता है इंडिया में। बजट इंडिया में 1 साल का होता है। कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो अभी हमारा न्यू बजट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो बजट होता है उसके बारे में, इंडिया के बजट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बजट होता है उसे लोकसभा में तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट साथ ही साथ उसे राज्यसभा में भी अप्रूवल लेना होता है। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बजट में केवल ये नहीं इंक्लूड होता है कि क्या प्लान है, क्या होने वाला है। बजट में पिछले साल के बारे में भी इंक्लूड होता है कि पिछले साल में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ये सब भी इंक्लूड रहता है बजट में। तो ये तो मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रही थी, बट अब हम लोग पढ़ेंगे एज अ बजट जनरल क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो एमसीक्यू में आता है कि फिस्कल ईयर कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब बजट होता क्या है बाय डेफिनेशन। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इट इज एनुअल स्टेटमेंट, यानी एक हर एक ईयर आता है, हर एक साल आता है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। आइटम वाइज यानी हर एक आइटम को इंक्लूड करते हुए क्या दिखाते हैं, एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स यानी कि ये रियल नहीं है, ये प्लान होता है, यानी ये करने वाले हैं, ये है नहीं। रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, यानी कितना पैसा आने वाला है और कितना लोग स्पेंड करने वाले कब, एक साल के अंदर। ना यही होता है गवर्नमेंट बजट। ये कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, मैंने आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया अभी, वो पढ़ लेना। और एक ये डेफिनेशन ओके है। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बजट लेके आती है, वेलफेयर के लिए। तो अभी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट बजट लाने के पीछे, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए 1 से लेकर 7 तक 7 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैंने उनको क्रोनोलॉजिकली लिखा है, ऐसे ही याद करना, क्योंकि इससे सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट ऐसे ऑर्डर में अरेंज है, तो ऐसे याद करने की कोशिश करना। अगर नहीं याद हो रहा है तो आगे REMERE कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इस बजट के ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहले क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट बजट को क्यों इंट्रोड्यूस करती है, ताकि वो जितने भी रिसोर्सेज है कंट्री के उसको एलोकेट कर सके, बांट सके। अब कोई भी रिसोर्स अगर कंट्री में है तो उसे 2 मोटिव के हिसाब से बांटा जाता है। गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक मोटिव देखती है और सोशल मोटिव देखती है। इकोनॉमिक मोटिव यानी कि गवर्नमेंट का भी कुछ मोटिव रहता है कि प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाना है, तो वो कैसे करती है, टैक्सेस लगा के करती है। टैक्सेस किस पे लगाएंगे, अब जो डेली नेसेसिटी के कुछ समय पे तो टैक्सेस लगते हैं, बट अगर उनको पैसे कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो किस पे लगाएंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, तो उन पे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है, ताकि इससे जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनका सेल भी कम हो, और गवर्नमेंट अगर कोई खरीदता भी तो उससे गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा टैक्सेस है। सिमिलरली, अब टैक्सेस हो गया, अब उसके बाद गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। क्यों सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ताकि जो कुछ जो ऐसे बहुत एक्सपेंसिव है, उन जिनका सेल नहीं हो रहा है ज्यादा, वो भी बढ़े, जैसे कि खाली प्रोडक्ट्स, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करती है रिसोर्सेज को। सोशल वेलफेयर के कैसे गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, तो देखो हमारी सोसाइटी में या फिर हमारी इकोनॉमी में कई सारे ऐसी फैसिलिटीज है जो कि हमें उतने, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, जैसे कि सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सारे जो पब्लिक गुड्स होते हैं। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि हर किसी को अवेलेबल होते हैं पब्लिक में। ये एक फ्री भी फ्री राइडर्स होते हैं, यानी इसके बारे में हमें कुछ देना नहीं पड़ता है ज़्यादा, यानी ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हम। ठीक है, आप समझ रहे हो क्या, आई होप। तो जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, वो इकोनॉमिक मोटिव्स हो गया, टैक्स लगा के सब्सिडीज, ठीक है। और दूसरा कैसे हो गया, सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए वो रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं कि हमें वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इन सब में रिसोर्सेज को लगाना है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। किसी भी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी का होना इट इज इनएविटेबल, यानी ये हर एक इकोनॉमी में आपको इनइक्वालिटी दिखती है। इनइक्वालिटी किसी इकोनॉमी में कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलता है कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, अगर ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है तो देश ज़्यादा गरीब है। क्यों, क्योंकि कुछ ही लोग के पास पैसे हैं, बाकी लोग के पास तो नहीं, जनरल मासेस के पास तो नहीं है। तो इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट प्रोड्यूस करती है, और इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं इसके लिए। अब किसी भी कंट्री में अगर लोगों की इनकम इनइक्वालिटी है तो वो कैसे कम होगा, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो रिच लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा देती है, और जो पुअर होते हैं उनको लिए वेलफेयर पॉलिसीज लेके आती है। अगर हम रिच को टैक्स लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमें उनकी तरफ से पैसा मिला और हमने वेलफेयर पर्पज के लिए यूज किया पुअर का, तो इससे पुअर जो है उनका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या करती है गवर्नमेंट, इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ को कम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमी को स्टेबल करना इज नॉट, कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कभी स्टेबल हो भी नहीं पाता, हमेशा कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होते रहता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल, यानी महंगाई, और डिफ्लेशन यानी कि महंगाई का अपोजिट हो जाता है, जिसमें प्राइस कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन को भी कंट्रोल करने के लिए बजट को
इंट्रोड्यूस करती हैं। अभी आप आगे सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट को पढ़ोगे, पर इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि मान लो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन है, ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड हो गया है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंड करना कम कर देगी, यानी सरप्लस बजट लाएगी, यानी कि गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंड नहीं करेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। कैसे होता है ये? गवर्नमेंट मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाए, कोई प्रोजेक्ट की रोड बनाना है, तो उससे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोग के पास पैसा है, तो लोग के पास पैसा आएगा तो सामान खरीदेंगे, तो उससे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, सिमिलरली डिफ्लेशन में भी ऐसे ही होता है, इसका अपोजिट। नेक्स्ट, एक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब कुछ इंटरप्राइजेस होते हैं वो केवल सोलली गवर्नमेंट के होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की नेचुरल मोनोपोली होते हैं। अब अगर कोई बजट आता है तो उसमें उसके लिए भी प्रोविजंस होते हैं कि हमें उसकी फाइनेंशियल कैसे फाइनेंशियल टेक केयर कैसे करना है, कहाँ कितना पैसा लगाना है उसमें, उसकी कैसे टेक केयर करना है। अब कौन कौन से ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे कि रेलवेज, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी, तो इन सारी ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं इनके मैनेजमेंट के लिए भी प्रोविजंस होते हैं, इसके लिए भी बजट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिफ्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कोई भी कंट्री है, कैसी भी कंट्री है, वो सबका मेन मोटिव क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है किसी भी कंट्री का, एक्सीलेरेट करके या इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ा के। अब ये क्या है, इजीली समझते हैं। मान लो गवर्नमेंट जो है उसको अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहेगा, या फिर जो हमारे खुद के भी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेनर्स हैं, उनसे उनसे भी चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये करती है कि वो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर स्पेंडिंग बढ़ाएगी, या फिर वो अपने टैक्स जो है उसको कम करने की कोशिश करेगी ताकि लोग आए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो इनके भी प्रोविजंस हमें दिखते हैं गवर्नमेंट बजट में। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब बजट जो है उसको लाने के पीछे एक ये भी मोटिव रहता है कि जो किसी भी कंट्री या फिर किसी भी एरिया में इनकम की वजह से या फिर इकोनॉमी में जो डिस्पैरिटीज है, यानी कहीं कोई एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई कम डेवलप्ड है। जैसे कि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स कैसे यहाँ कम डेवलप्ड है इन कंपेरिजन टू सदर्न मोस्ट स्टेट्स, या फिर गुजरात या फिर केरला। तो अब ये जो इनइक्वालिटी डेवलप हो रहा है इसको कम करने के लिए भी बजट में प्रोविजंस होते हैं। अभी जो इनइक्वालिटीज है वो कैसे कम होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्रिएट करके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ फ्री कंसेशंस देती है, जैसे कि टैक्स फ्री कर देना कुछ सालों के लिए, या फिर वहाँ वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब काफ़ी ईजी हो कनेक्शन एक एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये सारे कुछ जोन्स क्रिएट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बाहर से दूसरे कंट्रीज से जो है इन्वेस्टमेंट्स आए और इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए और डिस्पैरिटीज कम हो जाए, वो भी जो एरिया है जो कम डेवलप था उसको भी डेवलपमेंट का मौका मिले। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब गवर्नमेंट जो बजट लाती है उसके पीछे एक मेन मोटिव ये भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है, कुछ पॉलिसीज से, जैसे कि एमजी नरेगा, या फिर गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रही हो, जैसे कि फ्लाईओवर्स बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, रेलवेज बनाना। तो इन सबसे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये भी एक मेन, इसके लिए भी एक बजट में प्रोविजंस होते हैं। तो ये सारे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट जिसको आपको याद करना है, जो कि एग्जैक्ट एग्जाम में आ जाता है। तो उसके लिए आप हेडिंग्स याद कर लेना, और जो एक्सप्लेनेशन है उसको याद रखना, उसको आप खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक बजट होता है उसका कॉम्पोनेंट क्या होता है, यानी बजट के अंदर होता क्या है। देखो, बजट के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू का मतलब जो आम जो पैसा जो है वो आता है गवर्नमेंट को। कैपिटल बजट यानी जो एसेट की बात हो रही है, लाइबिलिटी की बात हो रही हो। आई होप आप लोग इन दोनों टर्म से फैमिलियर हो, अगर नहीं है तो आई विल मेक इट क्लियर फॉर यू। देखो, रेवेन्यू बजट जो होता है, एक जो होता है उसमें भी दो पार्ट होता है, और कैपिटल बजट में भी दोनों में सेम ही पार्ट होता है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का और इसका नेचर बस अलग हो जाता है। एक तरफ रेवेन्यू से मिलता है और एक तरफ कैपिटल से मिलता है, और ये दोनों मिलकर एक बजट को बनाते हैं। अब रेवेन्यू से जो रिसीप्स मिलते हैं वो दो तरीके के होते हैं, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और एक्सपेंडिचर क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, ये हमें लगता है बस, बट ये बहुत ईजी होता है। बच्चे जो है रेवेन्यू तो समझ जाते हैं, बट कैपिटल समझने में बहुत दिक्कत होता है। क्यों होता है, अब इसको हम लोग एकदम क्लियर करेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। देखो, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू मिलता है, वो सारे रिसीट्स जो होते हैं उन्हें हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, तो क्लियर ही है। अब जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, तो वो तो लाइबिलिटी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट नीदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये लाइबिलिटी और एसेट क्या होता है ये मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप बोरिंग दे रहे हो, किसी के ऊपर बोझ बन जाना होता है। लाइबिलिटी का मतलब तो यही होता है, मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोझ हो जाना, या फिर आप किसी को उधार दे रहे हो, आपके ऊपर बंदिश बन जाना है कि नहीं, उसको रिटर्न करना ही करना है। एसेट का मतलब क्या होता है लेमन लैंग्वेज में, प्रॉपर्टी की तरह गवर्नमेंट की, ठीक है। तो आई होप अब आपको हिंदी मीनिंग समझ आ गया होगा इसका कॉन्टेक्स्ट, कि लाइबिलिटी का मतलब उधार जिसके बदले में कंपल्सन हो जाए, जैसे बोरिंग करते हैं, ये सब क्या हो गया, लाइबिलिटी में आता है। और एसेट यानी कि जो प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है वो, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा। देखो, जो रेवेन्यू रिसीट में होता है ना वही उसका अपोजिट कैपिटल रिसीट में हो जाता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा उसी का अपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, रेवेन्यू रिसीट में क्या होता है, ना ही रेवेन्यू रिसीट से लाइबिलिटी क्रिएट होता है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट कम होते हैं। लाइबिलिटी और एसेट कम नहीं हो रहे, तो कैसा है ये रेवेन्यू रिसीट। देखो, रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जाम्पल होते हैं टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब
टैक्स से अगर मान लो गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिल रहा है, ठीक है? मान लो इनकम टैक्स से पैसा मिल रहा है। अब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से पैसा मिला, तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी आई? यानी क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंपल्शन है कि नहीं, ये पैसा मुझे वापस करना है, मैंने उधार लिया, या फिर ऐसा कुछ नहीं आया। नॉ रिड्यूसेस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी कम हो गई? अगर प्रॉपर्टी बिक गई, अब गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी शेयर था, कैपिटल था, वो क्या कम हो गया? नहीं कम हुआ। तो क्या हो गया वो? तब वो किस सेक्शन में आया? रेवेन्यू रिसीप्ट के सेक्शन में आया। आई होप ये इट मेक्स सेंस फॉर यू। ठीक है? तो ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, यानी जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, वो कैसे होते हैं? रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर होते हैं। जैसे सैलरीज हो गई लोगों की, ये एक्सपेंडिचर में आएगा कि गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, और जो पैसा आ रहा है जैसे कि टैक्स हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो कैसे आता है? वो रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर में होता है। हम लोग इनकम टैक्स और जीएसटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है? या फिर फीस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को किसी चीज़ की, या इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो सब क्या रेगुलर रेकरिंग इन नेचर होता है, हमेशा होते हैं। ठीक है? हमेशा होने की चांसेस होते हैं। अब कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है? ऐसे रिसीप्ट जो कि या तो लाइबिलिटी क्रिएट करे, या तो गवर्नमेंट के एसेट को कम कर दे। सपोज गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, ठीक है? तो बोरोइंग कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट लायबल हो गया कि नहीं, उसे वो पैसा वापस करना ही करना है। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट के एसेट को भी कम करता है। मान लो कोई प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी के शेयर को बेच रहा है गवर्नमेंट, तो इससे ये भी एक कैपिटल रिसीट, और उस बेचने से पैसा आ रहा है ना? तो वो जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसीट में आएगा। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट कम हो गया। अब देखो, कैपिटल रिसीट में एक कंडीशन होता है कि इसमें कोई एक कंडीशन में फुलफिल होगा, या तो क्रिएट हो, या तो एसेट कम हो जाए, तो कैपिटल रिसीट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ओके? तो जैसे मैंने ये बताया कि आपने शेयर्स बेच दिए, तो उससे क्या हुआ? उससे आपके पास पैसा आया, तो वो जो पैसा है वो कैपिटल रिसीप्ट में आ जाएगा। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों के सोर्सेज क्या है, कि हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, और कैपिटल रिसीट्स कहाँ से आते हैं, जो कि बहुत ईजी है।